Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार मित्रों, स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर परीक्षित सिरोही, वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, आपके समक्ष प्रतिस्पर्धा कानून यानी कि कंपटीशन लॉ का ये कोर्स लेकर आया हूँ। ये हमारा 8वां मॉड्यूल है, व्याख्यान क्रमांक 8 है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो संगुटिका विलय हैं, जो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल मर्जर्स हैं, जो वर्टिकल मर्जर्स हैं, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और संगुटिका विलय, ये 3 तरह के मर्जर्स और अन्य टाइप के जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैं, उनके विषय में बात करेंगे। इसके पूर्ववर्ती लेक्चर्स में हमने जो है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के बारे में सीखा, हमने जो है अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के बारे में सीखा, हमने कॉम्बिनेशंस के बारे में सीखा, हमने रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस के बारे में सीखा। तो प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते, प्रभुत्व का दुरुपयोग, जो भी आपके कॉम्बिनेशंस हैं और कॉम्बिनेशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं, ये 4 जो धाराएं हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हैं आपके इस कानून में। और अब हम जो है इसी की अगर हम बात करें तो किस तरह की कॉम्बिनेशंस है, ये आज हमारा किस तरह का मर्जर है, ये आज हमारी विषय वस्तु है, उनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो 7वां जो लेक्चर है और 8वें लेक्चर में इसमें काफ़ी सामंजस्य है। जो हमने बातें 7वें लेक्चर में की हैं, उन्हीं को हम आगे ले जाने की ये प्रयास रहेगा। और इसके पश्चात आप जो कंपटीशन एडवोकेसी और अन्य विषय पढ़ेंगे 9वें और 10वें मॉड्यूल्स में। सो मित्रों, सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की। वर्तमान समय में किस तरह के मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैं, विलय क्या होता है, ये जो अलग अलग तरह के जो विलय हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट, ये 3 मेजर हैं। इसके अतिरिक्त 2 और विलय हैं, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर और प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। अधिग्रहण यानी कि एक्विजिशन, ये क्या होता है और इसका किस तरह से वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया जाता है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन से होने वाले लाभ, फायदे, एडवांटेजेस, इनकी हम थोड़ी सी यहाँ पे परिचर्चा करने वाले हैं। और फिर हम जो है जो भी हमने डिस्कस किया उसका एक बार अंत में एक सार ले लेंगे। तो मित्रों, सर्वप्रथम जब भी कोई बिजनेस, जब भी कोई उपक्रम, जब भी कोई एंटरप्राइज तेजी से मार्केट में फैलना चाहता है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका मर्जर या एक्विजिशन हो जाता है। इससे बहुत सारे जो स्टेप्स उसको अदरवाइज लेने पड़ते, वो लेने से वो उपक्रम बच जाता है। तो यदि कम समय में तेजी से आपको ग्रोथ चाहिए, देखिए स्टूडेंट्स भी यही करते हैं, अगर उनको कम समय में बिना अपना ज़्यादा समय खर्च किए एग्जामिनेशन को अच्छे अंक लाने होते हैं, तो वे भी पहले से बने हुए नोट्स या कोई क्वेश्चन आंसर सीरीज का सहारा लेने लगते हैं। वैसे ही एक बिजनेस भी किसी और बने बनाए बिजनेस को अपने आप में मिलाने का प्रयास करता है, या 2 बने बनाए बिजनेस एक होने का प्रयास करते हैं। वोडाफोन और आइडिया के बारे में सुना है, मर्ज हो गए। सोनी टीवी के बारे में सुना है, मर्ज हो गया। जी टीवी के बारे में सुना है, उन्होंने डिश टीवी के साथ मर्जर कर लिया। तो ये जो मर्जर्स हैं, एक्विजिशंस हैं, ये अपने जो बिजनेस प्लान को, क्रियान्वयन को बिजली की तेजी से सबसे प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट करने का तरीका है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, हमने दूरसंचार की बात की, फार्मास्यूटिकल्स, सन फार्मा और रैनबैक्सी एक उदाहरण है।
फूड एंड बेवरेज में पिज्जा हट एक उदाहरण है। दूरसंचार में वोडाफोन और आइडिया, ये वी बन गया। इसके पहले बिरला, AT&T और टाटा, इन 3 कंपनियों ने मिलके आइडिया बनाया था। इसके पहले इसका नाम क्या था? बटाटा। बिरला, AT&T और टाटा। तो बटाटा नाम ऐसा लग रहा था कि मराठी में आलू है, इसलिए उसका नाम उन्होंने बदलकर ये रख दिया। और ये खुद वोडाफोन में मिल गया, तो अब वोडाफोन आइडिया या वी बन गया। मित्रों, ऐसे कुछ क्षेत्र जो हैं, एक और क्षेत्र है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तेल, साबुन, जैम, नूडल्स, ये सब FMCG स्पेस कहलाता है, FMCG गुड्स कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, बिजनेस प्लान है, रणनीति है कि आप M&A कर लेंगे तो शायद आप ग्रोथ आपकी जल्दी हो जाएगी। तो ये किसी रूप से संयोजन करने वाली 2 कंपनियों के बीच एक लेन देन है, एक ट्रांजैक्शन है। किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन। अच्छा, मर्जर, एक M&A की हम बात कर रहे हैं ना, तो M स्टैंड्स फॉर मर्जर और A का तात्पर्य है एक्विजिशन से। विलय, विलय और अधिग्रहण, इनकी हम बात कर रहे हैं, विलय और अधिग्रहण। विलय और अधिग्रहण, ये 2 शब्दों की यहां पे बात हो रही है। तो मित्रों, हम ये कई बार हम इन शब्दों का प्रयोग तो कर लेते हैं, एक बदल बदल के भी कर लेते हैं, M&A बोल देते हैं, पर कानूनी नजर से ये दोनों बहुत अलग अलग हैं। मर्जर अलग है और एक्विजिशन अलग है। मर्जर अलग है, वो एक विलय है, और अधिग्रहण वो एक अलग विषय वस्तु है। तो मर्जर तब होता है जब 2 कंपनियां जो लगभग सेम साइज की हैं, सेम आकार की हैं, वे अपने आप आती हैं और एक ही में सम्मिलित हो जाती हैं। और अधिग्रहण तब होता है जब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को अधिग्रहित कर लेती है, अक्वायर कर लेती है। छोटी कंपनी का व्यवसाय अब्जॉर्ब हो जाता है, अवशेषित हो जाता है, छोटी कंपनी की पहचान नहीं रह जाती। लगभग एक ही आकार की अगर 2 फर्म हैं जिनके मालिक अलग अलग हैं, संचालन अलग अलग पृथक रूप से हो रहा है, वो अलग अलग रहने के बजाय एक साथ काम करना चाहते हैं, तो इसे हम विलय कहते हैं। ये दोनों के बीच में परस्पर अंतर है। मित्रों, वर्तमान समय में मर्जर और एक्विजिशन, विलय और अधिग्रहण, लेन देन की प्रारंभिक अवधि के दौरान, लेन देन के प्रारंभिक जो ट्रांजैक्शंस है, जो बिजनेस थे, उनकी प्रारंभिक अवधि के दौरान सरकारी एजेंसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होता है? बैंक या सरकारी एजेंसी, इन्होंने इसके लिए एक विनियमन का ढांचा तैयार किया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया कि किस प्रकार से आपके मर्जर होंगे, कानूनी संरचना क्या होगी, क्या एक्विजिशन के लिए कानूनी संरचना होगी। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सरकारी एजेंसी और बैंकों ने तैयार किया। मित्रों, पर 90 के दशक से भारत में जब अर्थव्यवस्था खुलने लगी, जब भारत में अर्थव्यवस्था ओपन अप हुई, 91 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, तो भारतीय उद्योगों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होने लगा। उसके पूर्व भारत में कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं था।
कोई भी बिजनेस ना तो नए प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आ रही थी, ना नई कीमतें लेकर आ रही थी, ना नए नवाचार लेकर आ रही थी। वही प्रोडक्ट 30 साल, 40 साल, 50 साल चल रहे थे। उदाहरण के लिए आप साइकिल उद्योग को ले लीजिए मित्रों, वही प्लेयर थे, हीरो साइकिल, एटलस साइकिल, बाद में बीएसए वगैरह आने लगे। बट ये क्या बना रहे थे? एक साइकिल पुरुषों के लिए और एक साइकिल महिलाओं के लिए। ये साइकिल भारी भरकम हुआ करती थी, चलाने में दिक्कत हुआ करती थी, खूब मेहनत लगती थी, एक्सरसाइज के लिए अच्छी थी बट चलाने में मेहनत लगती थी। फिर देखिए क्या हुआ 1991 के पश्चात, ढेरों नई कंपनी आ गई, विदेशी और देसी। डिकैथलन आ गया, फायरफॉक्स आ गया और जाने कौन कौन आ गए। फलस्वरूप जो कंपनियां पूर्व से थीं, हीरो, एटलस इत्यादि, या तो बंद होने की कगार पे पहुंच गई या नए नए प्रोडक्ट, कस्टमर को आकर्षण करने के लिए नए नए प्रोडक्ट लेके आने लगी। पुरुषों के लिए एक नहीं 40-50 साइकिलें एक ही कंपनी के पास हैं आजकल अपने बेड़े में, गियर वाली, अनगियर वाली, बच्चों की साइकिल, बड़ों की साइकिल, सीट पे जेल लगा हुआ है, उसमें सीट में स्प्रिंग लगा हुआ है, उसमें जाने क्या क्या प्राइस पॉइंट्स हैं। 3,000 रुपये, 4,000 रुपये से शुरू होकर 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तक की साइकिल बाजार में आ गई है। तो मित्रों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह से जब प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा तो अस्तित्व के लिए आपको compete करना अनिवार्य हो गया। तो इसलिए लोगों ने M&A का सहारा लेना शुरू किया और कई कंपनियों ने दूसरों को अधिग्रहित किया और कई कंपनियां दूसरों के साथ सम्मिलित होकर उन्होंने सोचा कि हम साथ में काम क्यों ना करें। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत सी कंपनियों ने आगे बढ़ने के लिए यह विकल्प चुना कि क्यों ना हम मर्जर या एक्विजिशन की राह पकड़ लें। अब मित्रों, मर्जर एंड एक्विजिशन से कई सारे आप जो अपने लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का बड़ी आसानी से विस्तार कर सकते हैं। पूछिए कैसे? आप एक बैंक है जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है पर शहरों में नहीं, तो आप किसी ऐसे बैंक के साथ विलय कर लीजिए जो शहरों में अच्छा है। मसलन भारत सरकार के बैंकों का विलय हुआ तो मेरे एक मित्र हैं, वो यूनियन बैंक में काम किया करते थे। अब यूनियन बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक और कॉरपोरेशन बैंक आ गए हैं, तो इनको उस यूनियन बैंक में काम करते हुए लगभग 25 वर्ष का समय हो गया है। कहते हैं मैंने अपने जीवन काल में, अपनी सेवा काल में, नौकरी काल में देखा कि हम उत्तर भारत में तो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश में तो बहुत मजबूत बैंक हैं, पर दक्षिण भारत में, साउथ में हमारी मजबूती नहीं है। कॉरपोरेशन बैंक जिसका मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक में स्थित है, और आंध्रा बैंक जिसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित था, का जब से हमारे में विलय हो गया है, हम दक्षिण भारत में बहुत मजबूत हो गए। तो अब हमारी ट्रूली पैन इंडिया प्रेजेंस हो गई है, जैसे कि एसबीआई की है। मित्रों, एसबीआई की भी पैन इंडिया प्रेजेंस ऐसे ही हुई। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का इसमें विलय कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर का इसमें विलय कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का इसमें विलय कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का इसमें विलय कर दिया। ये सब पहले अलग एंटिटीज थी, फिर सब्सिडरी बनी और फिर इनका विलय कर दिया गया एसबीआई में। तो मित्रों, ये पोर्टफोलियो का विस्तार कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने ज्योग्राफिकल एरिया पे पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी कार बना रही हो और दूसरी कंपनी स्कूटर बना रही हो। अब अगर दोनों में विलय हो जाएगा तो क्या होगा? आपकी कार और स्कूटर दोनों ही प्रोडक्ट्स के केस में आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। दोनों ही, आपका कार का मार्केट भी बढ़ेगा, स्कूटर का भी बढ़ेगा।
पहले एक ही क्षेत्र में थे, कार के क्षेत्र में, अब आप स्कूटर के क्षेत्र में भी आ गए हैं। दूसरी कंपनी जो पहले केवल स्कूटर के क्षेत्र में थी, वो अब कार के क्षेत्र में भी आ गई है। मित्रों, नए बाजारों में आप प्रवेश कर सकते हैं। मैंने यूनियन बैंक का उदाहरण दिया। नए बाजारों के विषय में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर यूनियन बैंक को अपनी खुद की स्वयं की शाखाएं दक्षिण भारत में खोलनी पड़ती, तो उनको दक्षिण भारत में लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स हैं बैंकिंग के, उसके बारे में जानकारी जुटानी पड़ती, जो महंगा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, सभी जगह लोगों की आदतें भिन्न हैं, सभी जगह लोगों का बैंकिंग के प्रति रवैया भिन्न है, सभी जगह एग्रीकल्चर सीजन भिन्न है। भारत बहुत ही बड़ा देश है, तो आपको जब किसी नए एरिया में नए विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग विषय होगा। अब मैं विधि का प्रोफेसर हूं, कल को मुझे अगर समाज शास्त्र के विषय में जानकारी हासिल करनी हो, या इतिहास या रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के विषय में जानकारी हासिल करनी हो, मेरे लिए टेढ़ी खीर होगी। वो छोड़िए, मेरा सब्जेक्ट यदि ये है, तो कंपटीशन लॉ के अतिरिक्त क्रिमिनल लॉ भी मेरे लिए टेढ़ी खीर होगी। मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, शायद इतनी ना करनी पड़े किसी नॉन लॉ पर्सन के बराबर, बट मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं किसी क्रिमिनल लॉ के व्यक्ति के साथ साठगांठ कर लूं कि हम मिलकर काम करें, या क्यों ना मैं किसी इतिहास के प्रोफेसर के साथ मिलकर काम करूं। उसमें दोनों का ही फायदा होगा, समय की बचत होगी और अधिक प्रॉफिट लाभ कमाया जा सकता है। R&D तक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक पहुंच आसान हो जाएगी। संपत्ति तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सर्वव्यापी साधन है ये, ऑल एनकम्पसिंग टेक्निक है ये, सर्वव्यापी साधन है। आप एसेट्स और अपने बढ़ाना चाहते हैं और दुनिया भर में अपने व्यवसाय को अगर आप फैलाना चाहते हैं, तो उसके लिए M&A बहुत ही उचित तरीका है। आपको ये दुनिया भर में अपने बिजनेस को फैलाने की, पहुंचाने की अनुमति बड़े आसानी से मिल जाती है। मित्रों, हमने जब इसकी बात की, तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने विलय की। विलय एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग कंपनियां अपने डे टू डे ऑपरेशंस, अपने संचालन के विस्तार के उद्देश्य से करती हैं। एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशंस। इस पर्पस से जो विलय किया जाता है, हमने देखा ना ये क्या उद्देश्य है। देखिए, ये विस्तार करना, नए बाजार में, नए बाजार के बारे में ज्ञान, R&D, आप संपत्ति तक पहुंच, दुनिया भर में आप अपने व्यवसाय को संचालित कर सकते हैं। ये कारण है कि लोग करना चाहते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। आमतौर पर सहमति सेटिंग से होता है विलय, आमतौर पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। विलय में सहमति होती है, कंसेंट होता है। दो संस्थाओं का एक ही में एकीकरण हो गया। गोमती नदी का गंगा नदी में विलय हो जाता है, वैसे ही दो संस्थाओं का एक ही में एकीकरण हो जाता है। मित्रों, विलय के जो उद्देश्य हैं वो थोड़े से ये हैं। दीर्घकालिक प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, बाजार हिस्सेदारी यानी मार्केट शेयर को बढ़ाना, कम परिचालन लागत को प्राप्त करना। अगर आप 100 रुपए का ये पेन बना रहे हैं और दूसरी कंपनी 105 रुपए का ये पेन बना रही है, आप 10,000 पेन बेच रहे हैं और सामने वाला 9,000 पेन बेच रहा है, आप मिलाकर 19,000 पेन बेच रहे हैं, और अगर आप 19,000 पेन बनाएंगे तो आपकी लागत है निश्चित तौर पे 90 रुपये हो जाएगी। तो आप ये 90,000 रुपये पे 19,000 का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो कम परिचालन, कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। मित्रों, नए स्थानों पर जैसे यूनियन बैंक साउथ इंडिया में नए उत्पादों में, जैसे कार कंपनी स्कूटर में, स्कूटर कंपनी कार में, नए उत्पादों में, नए स्थानों में व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं मित्रों। तो ये आप क्यों करना चाहेंगे इस तरह का काम, विलय क्यों करना चाहेंगे, उसके पीछे कारण है। यहां हमने कुछ उससे फायदे बताए और ये उसके कुछ कारण हैं। मित्रों, अब विलय किस प्रकार के होते हैं, ये हमारा जो लेक्चर है ये इसी पर केंद्रित है कि विलय के प्रकार। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे क्षैतिज विलय की, और जिसे हम अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल मर्जर भी कहते हैं। ये एक इस तरह का विलय है जहां विलय होने वाली दो कंपनियां एक जैसा प्रोडक्ट बनाती हैं, एक जैसे उत्पाद का उत्पादन करती हैं। मसलन दो चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां, दो पानी बनाने वाली कंपनियां, दो पेन बनाने वाली कंपनियां, दो हवाई यात्रा कराने वाली कंपनियां, दो बीमा कंपनियां, ये सब इसी तरह का एग्जाम्पल है, एक ही उद्योग में काम करती हैं। मित्रों, इस तरह के विलय में दो कंपनियां एक ही बाजार में हैं, प्रतिस्पर्धा कर रही हैं एक दूसरे से, और अब एक साथ जुड़ गई हैं, एक साथ जुड़ गई हैं। अच्छा मित्रों, इस तरह के विलय का, क्योंकि ये एक ही बाजार है, कॉमन मार्केट है, रेलिवेंट मार्केट सेम है, या तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि बहुत कम प्रभाव पड़ेगा बाजार पर, या बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं। इस तरह का विलय, क्योंकि दोनों कंपनियां एक ही मार्केट में एक ही तरह के उत्पादों का उत्पादन कर रही हैं, या एक ही तरह की सर्विसेज का प्रदाय कर रही हैं, सेवाओं का प्रदाय कर रही हैं, या तो बहुत कम फर्क पड़ेगा या अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा, जिसे आप अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन के नाम से जानते हैं। मित्रों, उदाहरण के लिए एक लोकल रेस्टोरेंट कंपनी है, उसका नाम ले लेते हैं हम XYZ ढाबा। उसने एक और लोकल रेस्टोरेंट कंपनी ABC ढाबा के साथ विलय कर लिया। ये दोनों मिलकर एक हो गए। आपको क्या लगता है, ये जो है F&B का क्षेत्र है, फूड एंड बेवरेज है जो इनकी बिजनेस है, F&B बिजनेस पे या पूरी समूची अर्थव्यवस्था पे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? इस ढाबे में रोजाना 100 लोग जाते थे, इस ढाबे में रोजाना 125 लोग जाते थे। ये छोटे छोटे से ढाबे हैं, छोटे छोटे से रेस्टोरेंट हैं। मैं कहता हूं 1000 लोग जाते थे, 1250 लोग जाते थे, क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है? ये केवल चाय, समोसे, पराठे, ऑमलेट इस तरह की चीजें खिलाते हैं, क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? उत्तर ना में है मित्रों, नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा। इस तरह के, क्योंकि कम से कम मार्केट में 20, 30, 40, 50 हजार व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो अगर एक कम हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए सेम F&B की क्षेत्र में, मान लीजिए एक कंपनी है डोमिनोज और दूसरी कंपनी है पिज्जा हट, या एक कंपनी है सोनी टीवी और दूसरी कंपनी है ये आपकी जी टीवी, ये दोनों ही केबल टीवी एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम हैं और ये दोनों ही F&B के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम हैं।
तो अगर इन्होंने विलय कर लिया तो एफएनबी के क्षेत्र पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एफएनबी पे ही नहीं, समूची अर्थव्यवस्था पे ही आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और आप कहेंगे प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया, इसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, इसके लिए परमिशन नहीं देगा सीसीआई। और सिमिलरली यहां पे सोनी टीवी और जी टीवी, ये दोनों बहुत बड़ी कंपनियां हैं, एंटरटेनमेंट का बाजार है, दोनों का बाजार सेम है, तो इससे एंटरटेनमेंट के बाजार पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और समूची अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये अपनी बात समझाने के लिए मैं आपसे एक साधारण सा प्रश्न पूछूंगा। आजकल हमारे पूरे देश में जो वातावरण है वो चुनावमयी है। अगले 2.5 महीनों तक, कल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। तो अगले 2.5 महीने तक, जब तक नई सरकार का निर्वाचन नहीं हो जाता 4 जून को, सभी जगह आपको यही चर्चा मिलेगी, चाहे वो कॉरपोरेट बोर्डरूम हो या चाय का ठेला हो। सब जगह आपको पढ़े लिखे, अनपढ़, कम पढ़े लिखे लोग यही बात करते फिरेंगे कि कौन सरकार बनाएगा। मित्रों, चुनाव में पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करती हैं, यह भी तो एक तरह का विलय ही तो है, एक तरह का समझौता ही तो है, एक तरह की रणनीति ही तो है। मित्रों, कभी आपने ऐसा देखा है कि नंबर 1 की पार्टी नंबर 2 की पार्टी के साथ समझौता कर लेती है? एक पार्टी हमेशा थोड़ी सी कमजोर और एक पार्टी हमेशा थोड़ी सी मजबूत होती है। मसलन आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, आम आदमी पार्टी वहां पे मजबूत पार्टी है और कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर पार्टी है। इन्होंने दोनों ने आपस में गठबंधन किया है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में है। नंबर 2 और नंबर 4, 5 जो भी कह लीजिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है। बट कहीं आप कभी देखते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी गठबंधन कर लेती हैं? यदि ऐसा हो जाता है तो वो अद्भुत होता है। मान लीजिए उड़ीसा में ऐसा हो जाता है, जो बीजू जनता दल है और भारतीय जनता पार्टी है, वो गठबंधन या गठजोड़ कर लेती हैं किसी तरह का, तो ये अनूठा प्रयोग होगा और उससे जो मार्केट है, जो चुनाव है, उस राज्य का, उस पर असर अवश्य पड़ेगा। ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ था मित्रों। सोनी टीवी और जी टीवी ने जब विलय कर लिया, बाजार को चौंका दिया कि ऐसा भी हो सकता है। तो मित्रों, जब दो बेहद छोटी कंपनियां इस तरह का समझौता करती हैं, विलय करती हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक दो बड़ी कंपनियां अगर ऐसा कर लेती हैं तो जरूर फर्क पड़ेगा। यहां पे उदाहरण हमने दिया है वोडाफोन और आइडिया का विलय, सोनी और जी का विलय, और ये एक ऐसे ही उदाहरण दिया है, ऐसा हुआ नहीं है, बट डोमिनोज और पिज्जा हट का क्या अगर किसी दिन विलय हो जाए तो। मित्रों, अब हम बात करते हैं वर्टिकल मर्जर की, ऊर्ध्वाधर विलय। ये ऐसा विलय है, उत्पादन बाजार के अलग अलग चरणों में काम कर रही हैं ये कंपनियां, ये साथ में एक गठजोड़, गठबंधन करती हैं, एक विलय करती हैं, एक साथ काम करने का निर्णय लेती हैं, एक में दूसरे में सम्मिलित होने का निर्णय लेती हैं। ये प्रतियोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक उत्पाद या वितरण के एक महत्वपूर्ण चैनल तक पहुंच प्राप्त करना मुश्किल बना देगी, और इसको हमें देखना पड़ेगा कहीं ये प्रतिस्पर्धा पे नुकसान तो नहीं कर रही। यहां पे उदाहरण लीजिए उसका जी टीवी और डिश टीवी का जो विलय हुआ। जी टीवी एक ब्रॉडकास्ट एंटरटेनमेंट चैनल है और डिश टीवी एक वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर है, एक ऐसा ऑपरेटर जो टीवी को डीटीएच के माध्यम से आपके घरों तक पहुंचाता है। डीटीएच का मतलब डायरेक्ट टू होम। यह एक वर्टिकल मर्जर है मित्रों, बहुत अच्छा उदाहरण है वर्टिकल मर्जर का। ये दोनों संस्थाएं उत्पादन और आपूर्ति की चेन में अलग अलग जगह पर स्थित है। एक कंटेंट बना रहा है और एक कंटेंट को
आपके घर तक पहुंचा रहा है, तो इसमें जो है, जो कंटेंट का प्रोड्यूसर है यानी कि जी, और जो कंटेंट को आपके घर तक पहुंचा रहा है यानी कि डिश, अगर इन्होंने विलय कर लिया तो अब जी के पास अपना खुद का एक चैनल हो गया। ऐसा हो सकता है वो इस चैनल पे बाकी चैनलों, बाकी जो प्रोग्राम्स हैं, सोनी टीवी का प्रोग्राम हो गया, स्टार टीवी का प्रोग्राम हो गया, उसको कम अच्छी फ्रीक्वेंसी पे दिखाएं, जिससे उनका नुकसान होगा। उनके लिए बाजार पहुंच मुश्किल हो जाएगी, जो हमने यहां पे जिक्र किया। कोई निर्माता अगर अपने वितरकों के साथ विलय कर लेता है, कोई प्रोड्यूसर जो है अपने, ये निर्माता है जी, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ विलय कर लेता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इस विलय को संबंधित क्षेत्र के अन्य निर्माताओं के लिए भी नुकसान है, अन्य वितरकों के लिए भी नुकसान है, क्योंकि ये इसमें कुछ एक्सक्लूसिविटी आ गई है। मान लीजिए एलन सॉली कंपनी ने ये कोट बनाया। एलन सॉली कंपनी एक बड़ी शर्ट बनाने वाली कंपनी है, इसने ये कोट बनाया। दिल्ली में एक बहुत बड़ी रिटेल कंपनी है, मेंस गारमेंट्स बेचते हैं, इसका नाम है स्नो वाइट। कनॉट प्लेस में, साउथ एक्सटेंशन में, नोएडा में, सब जगह इनके शोरूम हैं। मान लीजिए एलन सॉली कंपनी ने स्नो वाइट कंपनी के साथ विलय कर लिया। अब क्या होगा? जो बाकी लोग जो स्नो वाइट में अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, मान लीजिए बाकी कंपनी है जैसे कि डिक जैम है या जैसे कि रेमंड्स है, पीटर इंग्लैंड है, जिनके उत्पाद को स्नो वाइट बेचता है, लोग सोचेंगे कि क्या स्नो वाइट इन उत्पादों को आगे भी बेचता रहेगा या इनको भी बेचने के लिए उतनी मेहनत करेगा जितना एलन सॉली के उत्पादों को बेचने के लिए करेगा। अन्य कंपनियां जो कपड़े बना रही हैं वो ये सोचेंगी, और अन्य दुकानदार जो एलन सॉली के प्रोडक्ट बेचते हैं वो ये सोचेंगे कि भाई स्नो वाइट तो अब इनका हो गया, तो क्या ये हमारी दुकान में भी अपना सामान बेचेंगे। जो दुकानदार एक्स है या दुकानदार वाई है या दुकानदार जेड, ये सोचेंगे कि अब इनके पास खुद की अपनी दुकान हो गई है, तो क्या ये हमारे पास बेचेंगे। तो वितरकों को और निर्माताओं को, दोनों को ही ये चीज अब उनके लिए खतरे की घंटी बजने लगती है। सो ये हमें देखना है कि जब ये दोनों संस्थाएं, दोनों एंटरप्राइज उत्पादन या आपूर्ति के अलग अलग चरणों पर स्थित हैं, तो उसको हमें ध्यान से देखना है। और इसमें उत्कृष्ट उदाहरण जो हमने दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण है, वो जी और डिश टीवी का जो मर्जर है, वो मित्रों वर्टिकल मर्जर कहलाएगा। मित्रों, हम अब बात करेंगे एक संगुटिका विलय या समूह विलय, एक कॉन्ग्लोमरेट। एक कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? जो हर तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। पिछले लेक्चर में हमने आपको आईटीसी का उदाहरण दिया था, जो पहले इंपीरियल टोबैको कंपनी था, फिर इंडिया टोबैको कंपनी हो गया और फिर उसका नाम अब आईटीसी ही रह गया। ये एक कॉन्ग्लोमरेट है। ये टॉफी, चॉकलेट, नूडल्स, होटल, सिगरेट, हर तरह के उत्पादों, हर तरह की सेवाओं में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप ट्रेडमार्क लॉ पढ़ेंगे तो ये ट्रेडमार्क की सारी जो 44 कैटेगरी हैं, सभी में ये रजिस्टर्ड है मित्रों, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के तहत। मित्रों, दो ऐसी कंपनियां के बीच विलय, ये पूरी तरह असंबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हैं। इनका कुछ लेना देना नहीं है। एक कंपनी बना रही है जूते, दूसरी कंपनी बना रही है टाई। इनका आपस में क्या लेना देना मित्रों? तो ये पूरी तरह से असंबंधित है। आमतौर पर ये तब किया जाता है जब ये दूसरे जो अलग अलग उद्योग हैं, अलग अलग एंटरप्राइज है, अलग अलग उद्यम हैं, ये भौगोलिक रूप से दूर दूर हैं, उनके बीच ये किए जाते हैं। मान लीजिए जूते बनाने वाली कंपनी आगरा में स्थित है और टाई बनाने वाली कंपनी तमिलनाडु में स्थित है।
3000 किलोमीटर दूर है ये। इस तरह का विलय जो है वो इनके बीच किया जाएगा और इसको हम कहते हैं जो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर है, क्योंकि ये कंप्लीटली असंबंधित गुड्स हैं। मित्रों, इस प्रकार के जो समूह विलय हैं, जो संगुटिका विलय हैं, इनको शुद्ध विलय भी कहते हैं और मिश्रित विलय भी कहते हैं। प्योर एंड मिक्स्ड। शुद्ध संगुटिका विलय या शुद्ध समूह विलय और मिश्रित समूह विलय या मिश्रित संगुटिका विलय। प्योर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर या मिक्स्ड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, इसके दो भाग हैं। शुद्ध समूह विलय में ऐसी फर्में शामिल होती हैं जिसमें कुछ भी समान नहीं है, कंप्लीटली अलग, जैसे कि जूते और टाई। मिश्रित समूह विलय में उत्पाद जो है या बाजार जो है उसका आप विस्तार करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ छोटी मोटी समानता हो जाए, क्योंकि आपका उद्देश्य है अपने बाजार का विस्तार या उत्पाद का विस्तार। एक देखिए, हमने एक उदाहरण लिया है, बिल्कुल जो हमने कोशिश की है कि जो आपके समक्ष उदाहरण लेके आए वो ऐसे उदाहरण हो जो बिल्कुल सटीक हो, इनसे आपको तुरंत बात समझ में आ जाए। ब्रुक बॉन्ड कंपनी है, इनका जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है जिसका ये उत्पादन करते हैं, वो है चाय। आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा कि वो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजा रहे हैं और जो है उस्ताद वाह ताज बोलिए। ये कंपनी यूनिलीवर कंपनी, जिसका उत्पाद है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसके साथ विलय कर लेती है। इसने कर लिया है, ब्रुक बॉन्ड कंपनी ने यूनिलीवर कंपनी के साथ। लिप्टन कंपनी ने भी कर लिया है। लिप्टन भी एक चाय की कंपनी है। इसमें जो है ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है ये दोनों कि जो संगुटिका विलय या समूह विलय का, जिसमें आप असंबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हैं और फिर भी आपने विलय कर लिया है। आप शायद इसलिए किया है कि आप बेहतर बाजार या बेहतर प्रोडक्ट तक पहुंचना चाहते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, दूसरे एरियाज में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। मित्रों, डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस का एक बहुत अहम रोल बनता है, बिकॉज बिजनेस, देखिए, बिजनेस, किसी भी व्यवसाय, किसी भी बिजनेस में रिस्क होता है। नौकरी पेशा लोग जो होते हैं उनको पता है महीने के अंत में मुझे इतने हजार, इतने लाख रुपए सैलरी मिलेगी। लेकिन बिजनेस में किसी दिन आपका करोड़ों का मुनाफा हो सकता है, किसी दिन आपका लाखों का नुकसान भी हो सकता है या करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। कोविड के दौरान आपने देखे कितने बिजनेस बंद हो गए, हर तरह के, और कितने बिजनेस का फायदा भी खूब हुआ। जूम जैसी कंपनी देखिए, गूगल मीट जैसी कंपनी देखिए, कितना जबरदस्त तरीके से इनका फायदा हुआ। और जैसे ही कोविड समाप्त हुआ, जूम ने जितने भी कर्मचारी नौकरी पे रखे थे सबकी छटनी शुरू कर दी, क्योंकि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आप इतने कर्मचारियों को कैसे रख सकते हैं, कैसे तनख्वाह दे सकते हैं। तो मित्रों, बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, कोई भी बिजनेस हो। मैं फिर आपको एक बार राजनीति के माध्यम से समझाना चाहूंगा, क्योंकि आजकल माहौल राजनीतिक है। मित्रों, अगर कोई राजनीतिक दल है जो उत्तर भारत में या पश्चिम भारत में बहुत ही मजबूत है, पर पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, तटीय भारत में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो जो दल है, राजनीतिक दल, वो बहुत मेहनत करेगा अगर वो उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अच्छी है तो वो इन एरियाज में बहुत मेहनत करेगा, ताकि अगर उसका जो इसके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, यानी कि उत्तर भारत और पश्चिम भारत, उसमें कुछ नुकसान छोटा मोटा हो भी गया तो उसकी भरपाई इन नए क्षेत्रों से हो सके। अगर आप गणित में बहुत ही स्ट्रांग हैं पर भूगोल में कमजोर हैं, तो आप भी भूगोल में अत्यधिक मेहनत करेंगे, संस्कृत में अत्यधिक मेहनत करेंगे कि मान लीजिए गणित में कुछ छोटा मोटा नुकसान हो भी गया। गणित में तो आप पिछली बार 100 में से 100 लाए थे, उससे ऊपर तो नहीं जा सकते, नीचे ही आएंगे। तो अगर 2-4 नंबर नीचे आ भी गए
तो उसकी भरपाई भूगोल या संस्कृत से की जा सके। ये क्या है? ये मित्रों डाइवर्सिफिकेशन है। तो बिजनेस भी यही चाहता है कि हम नए ज्योग्राफिकल एरिया में, नए प्रोडक्ट एरिया में चले जाएं और अपने रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन करें। हर अच्छा बिजनेस मित्रों यही करता है। आईटीसी का उदाहरण ले लीजिए। जो व्यक्ति सिगरेट बनाया करता था, अब वो नोटबुक भी बना रहा है, होटल भी चला रहा है, अगरबत्ती भी बना रहा है, रेडी टू ईट फूड भी बेच रहा है, नूडल्स भी बना रहा है, बिस्किट भी बना रहा है, जैम भी बना रहा है, जाने क्या क्या कर रहा है। ये बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मित्रों, इसी कड़ी में हम आगे जाके आपसे मार्केट एक्सटेंशन मर्जर की बात करेंगे। बाजार विस्तार विलय, ये एक, जैसा कि नाम बताता है, ऐसा विलय है, उन कंपनियों के बीच का विलय है जो एक ही उत्पाद, एक ही सेवा को बेच रही हैं। एक ही कॉमन इनका प्रोडक्ट है, लेकिन बाजार अलग अलग है। ये उसी का एक्सटेंशन है जो आपने हॉरिजॉन्टल मार्केट विलय में देखा था। हॉरिजॉन्टल विलय जो देखा था आपने, ये उसी का एक्सटेंशन है। बाजार विस्तार विलय का जो लक्ष्य है, एक बड़े बाजार तक पहुंचना है। अगर आप ग्रामीण बाजार में हैं तो आप शहरी बाजार तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आप उत्तर बाजार में हैं तो आप दक्षिण भारत के बाजार में पहुंचना चाहते हैं। यदि आप कानपुर के बाजार में हैं तो आप प्रयागराज के बाजार तक भी पहुंचना चाहते हैं। इससे एक बड़ा ग्राहक आधार, कस्टमर बेस सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर आपका कस्टमर बेस अच्छा है, बड़ा है, विविध है, रिच है, तो आपका बिजनेस डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। मित्रों, ये देखिए, हमारे देश की होम ग्रोन कंपनी मित्तल स्टील, इन्होंने अपने में विलय करा लिया आर्सेलर स्टील का और नई कंपनी बन गई आर्सेलर मित्तल। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक हो गई है। ये हमारे भारत की लक्ष्मी निवास मित्तल जी की स्टील की कंपनी है। उनकी जो बेटी हैं वंशिका मित्तल, वो इसकी वाइस चेयरमैन है। भारतीय कंपनी है, स्टील कंपनी। इसमें लक्समबर्ग की एक कंपनी है आर्सेलर स्टील, उसका विलय करा लिया, नई कंपनी बन गई आर्सेलर मित्तल के नाम से। और विस्तार के बाद एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। मित्रों, कभी आपको लंदन जाने का अवसर मिले तो, और आपके पास खूब सारे पैसे हों, तो इस होटल में अवश्य रुकिएगा। जैसे कि इसका नाम बताता है, यह बकिंगम पैलेस के 51वें गेट के सामने स्थित है। बकिंगम पैलेस वो पैलेस है जहां पे ब्रिटेन के राजा रहते हैं। तो यह सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे अच्छा, सबसे महंगे होटल है। क्या आप जानते हैं इसका मालिक कौन है? टाटा ग्रुप। इन्होंने बकिंगम गेट समूह का विलय टाटा ग्रुप में करा लिया क्योंकि वो अपने मार्केट को फैलाना चाहते थे। मैं एक और उदाहरण दूं। जैगुआर कार लग्जरी ब्रांड है, लैंड रोवर कार लग्जरी ब्रांड है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यही गाड़ी का प्रयोग करते हैं। क्या आपको पता है इन दोनों कंपनियों का जिस समूह में आती है उसका मालिक कौन है? ये भी मार्केट एक्सटेंशन मर्जर के थ्रू टाटा ग्रुप ने ये कंपनियों को अपने आप में विलय कर लिया है। मित्रों, हमारे लिए बड़े प्राइड की बात है दैट भारत की कंपनियां इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को अपने आप में सम्मिलित कर चुकी हैं।
भारत का व्यवसाय, भारत के व्यवसायी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं मित्रों। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर, यानी कि उत्पाद विस्तार विलय। ये विलय उन कंपनियों के बीच में देखा जाता है जो संबंधित उत्पादों या सेवाओं को बेचती हैं। संबंधित, यहां पे हमने क्या देखा, एक ही, ये भी स्टील बनाते हैं और ये भी स्टील बनाते हैं, ये भी होटल बनाते हैं, होटल चलाते हैं, और टाटा भी ताज होटल चलाते हैं। ये भी कार और टाटा का भी कार, एक ही है ये। यहां पे क्या है, संबंधित। संबंधित मतलब मिलता जुलता। जैसे कि उदाहरण के लिए ये संबंधित है मित्रों, टूथब्रश और टूथपेस्ट। ये संबंधित है मित्रों, जूता और जूते की पॉलिश। ये संबंधित है मित्रों, जूता और जूते के लेस। ये संबंधित है मित्रों, गाड़ी और गाड़ी की हेडलाइट। ये संबंधित है मित्रों, स्कूटर और स्कूटर में प्रयोग होने वाला स्पार्क प्लग। आपको पता है पेट्रोल इंजन के लिए स्पार्क प्लग की आवश्यकता होती है। ये संबंधित है मित्रों, साइकिल और पेडल। तो ये संबंधित या एंसिलरी गुड्स का जो भी व्यापार करते हैं, ये ऐसी कंपनियों के बीच में विलय। ये समान नहीं है। समान का मतलब होता है आइडेंटिकल। संबंधित मतलब यू कैन से सिमिलर या एंसिलरी भी कह सकते हैं, मिलते जुलते। संबंधित। समान का मतलब है आइडेंटिकल, दोनों व्यक्ति चाय बना रहे हैं या दोनों व्यक्ति कॉफी का उत्पादन कर रहे हैं। मित्रों, भारत में अभी तक इस तरह का विलय देखने को नहीं मिला है, प्रोडक्ट एक्सटेंशन का विलय, पर दुनिया भर में देखने को मिला है। मैंने आपको पिज्जा हट का उदाहरण दिया था। पिज्जा हट और पेप्सिको ने इस तरह का विलय किया है। पेप्सिको कोल्ड ड्रिंक बनाता है, पेप्सी बनाता है, और ये पिज्जा बनाते हैं। तो इन दोनों कंपनियों ने एक साथ एक ही उद्योग में काम किया, F&B उद्योग में, संबंधित उत्पाद बेचा, लेकिन एक ही उत्पाद नहीं। और इससे फायदा क्या हुआ मित्रों? इन दोनों को फायदा हुआ ना। पिज्जा हट के साथ में पेप्सी बिकती है और पेप्सी के साथ में पिज्जा हट का पिज्जा बिकता है। कभी जाके देखिएगा मित्रों, पिज्जा हट के रेस्टोरेंट में आपको केवल पेप्सी ही मिलेगी, थम्स अप या कोक नहीं मिलेगी मित्रों। ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने इस तरह का विलय किया है और इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं कि हमें कोक नहीं मिलती और हमें जो है थम्स अप नहीं मिलता पिज्जा हट के रेस्टोरेंट में। वो क्यों नहीं मिलता मैंने आज आपको बता दिया। अगर अगली बार नहीं मिले तो समझ जाइएगा क्यों नहीं मिल रहा। मित्रों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं अधिग्रहण की, एक्विजिशन की। और एक्विजिशन का जो क्लासिफिकेशन है, एक्विजिशन के जो टाइप्स है, उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। दो प्रमुख टाइप के एक्विजिशन होते हैं, उनकी बात करेंगे। एक्विजिशन कैसे होता है, एक्विजिशन क्या है, क्या एक्विजिशन एक तरह का मर्जर ही है? जैसे मैंने पूर्व में कहा कि ये मर्जर और एक्विजिशन को हम मर्जर और अमेलगमेशन को हम एक साथ बोलते जरूर हैं, मर्जर और एक्विजिशन लेकिन एक ही नहीं है। आमतौर पर एक छोटी कंपनी का अधिग्रहण करने वाली जो एक बड़ी कंपनी होती है, और यह क्यों किया जाता है? वाणिज्यिक पर्पस के लिए किया जाता है, कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए किया जाता है। अगर हम बड़े मायने में देखें, बिग पिक्चर को देखें, व्यापक अर्थ से इसको समझें,
तो अधिग्रहण का तात्पर्य कंपनी के स्वामित्व को प्राप्त करने से है। एक कंपनी आउटराइट एक मुश्त तरीके से दूसरे को खरीद लेती है। मित्रों, एक कंपनी किसी अन्य कंपनी की शेयर पूंजी को नियंत्रित हित यानी कि कम से कम 51% खरीद लेगी। 51% अगर हिस्सेदारी आपकी हो जाती है तो आप कंपनी के मालिक हो जाते हैं, आप सारे निर्णय ले सकते हैं। दो मूल रूप हैं इसके, दो मूल टाइप के हैं, दो मेन टाइप के अधिग्रहण होते हैं, एक संपत्ति खरीदना और एक स्टॉक खरीदना। स्टॉक खरीदने में अधिग्रहण करता जो कंपनी है, जो अधिग्रहण करता जो खरीद रहा है, बायर कह लीजिए इसको या अक्वायर कह लीजिए इसको, ये टारगेट कंपनी जो अक्वायर हो रही है, विच इज अक्वायर्ड, इसके शेयर ले लेता है। बदले में जो टारगेट कंपनी है उसके शेयर धारकों को नगद दे देता है या नई कंपनी में शेयर दे देता है। पर टारगेट कंपनी के शेयर धारकों को मुआवजा मिलेगा, टारगेट कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा। टारगेट कंपनी समाप्त हो जाएगी, उसका वजूद ही मिट जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दूसरा, संपत्ति खरीद, इसमें उस टारगेट कंपनी के सारे एसेट्स को आप खरीद रहे हैं, परिसंपत्ति को खरीद रहे हैं, लक्ष्य कंपनी की परिसंपत्ति को खरीद रहे हैं और सीधे सीधे लक्ष्य कंपनी को भुगतान कर रहे हैं। शेयर होल्डर को भुगतान यहां पे किया जाता है, शेयर होल्डर को भुगतान, और शेयर होल्डर को मुआवजा भी देते हैं। यहां पे सीधे सीधे कंपनी को ही भुगतान कर देते हैं, यहां पे कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये दो तरीके से अधिग्रहण किया जाता है। मित्रों, अधिग्रहण का एक और सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अगेन चुनाव से संबंधित है। अभी चुनाव हो रहे हैं, तो जो चुनाव के अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इत्यादि, उनके पास ये अधिकार है कि चुनाव के टाइम वो कोई भी वाहन अधिग्रहित कर सकते हैं। वो वाहन आप ही का है। हो सकता है वो आपसे कहे इस वाहन के साथ में एक ड्राइवर भी दीजिए, और वो ड्राइवर की तनख्वाह भी देंगे और आपको पेट्रोल के लिए पैसे देंगे, लेकिन गाड़ी जहां वो बोलेंगे वहां लेके जानी पड़ेगी, 3 महीने के बाद आपको वापस मिल जाएगी। तो अधिग्रहण में मैंने ये आपको ये एग्जाम्पल क्यों दिया, अधिग्रहण कई बार इसमें कंसेंट नहीं होता है। हम विलय की बात कर रहे थे, विलय हमेशा बाय एंड लार्ज कंसेंशुअल होता है। विलय पर जो आपका अधिग्रहण है, अधिग्रहण में कई बार कंसेंट नहीं होता है, ये कंपनी की या शेयर होल्डर्स की कंसेंट के बिना हो जाता है। तो इसलिए ये मैंने आपको बात यहां बतानी जरूरी समझी, चुनाव से लिंक करके। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी चली जाए 3 महीने के लिए। मित्रों, जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैं उससे लाभ क्या होता है, बिना लाभ, बिना एडवांटेज के तो कोई भी व्यक्ति कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये हमने कुछ 5-6 लाभ को दर्शाने की यहां पे प्रयास किया है। आप बेहतर तरीके से तालमेल करना चाहते हैं, आप संयुक्त कंपनी व्यक्तिगत रूप से 2 कंपनियों के मूल्य से अधिक की है, लागत में तालमेल आसानी से हो सकती है, गणना आसानी से हो सकती है, आप बेहतर तालमेल करना चाहते हैं। एक कंपनी का मूल्य अगर 100 करोड़ है और दूसरी कंपनी का 60 करोड़ है, तो मिला के 160 नहीं, शायद 200 करोड़ का मूल्य होगा। आप इसमें जो है उच्च राजस्व को प्राप्त करना चाहते हैं, जोखिम के खर्च से बचना चाहते हैं, आप बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। मैंने डाइवर्सिफिकेशन के आपको उदाहरण दिए। आप बाजार स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, चेन ऑफ प्रोडक्शन, चेन ऑफ सप्लाई में और अधिक नियंत्रक स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, अच्छी स्थिति, प्रभुत्व की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण करना चाहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है एक अन्य राजस्व धारा, रेवेन्यू स्ट्रीम खोली जा सकती है।
आईटीसी का सिगरेट का बिजनेस कम हो रहा है तो क्या हुआ, इतनी सारे और बिजनेस खोल दिए। कर का लाभ, कभी कभी अगर आपने घाटे वाली कंपनी का अधिग्रहण किया तो आपको कर का लाभ भी मिल सकता है। भौगोलिक या अन्य पूंजी निवेश किया जा सकता है। आय के परिणाम को सुचारू बनाया जा सकता है, बदले में स्टॉक की कीमत को सुचारू करता है। कॉन्जर्वेटिव जो निवेशक हैं, जो रूढ़िवादी निवेशक हैं, वो कंपनी में उनको और विश्वास मिलता है और अन्य तरह के बिजनेस आप तलाश सकते हैं। बिक्री के नए अवसर आपको प्राप्त होते हैं मित्रों। नए भौगोलिक क्षेत्र में आप बिजनेस ले जा सकते हैं, नए उत्पादों में आप बिजनेस को ले जा सकते हैं, व्यवसाय को ले जा सकते हैं। तो मित्रों, अपनी परिचर्चा को हम अंतिम पग पर ले जाते हुए प्रतिस्पर्धा व्यवस्था के तहत सभी प्रकार के जो संयोजन हैं, सभी प्रकार के जो विलय है, सभी प्रकार के जो कॉम्बिनेशन हैं, वो खराब या गलत या अवांछनीय नहीं हो जाते। वास्तव में मौजूदा कठिनाइयों को दूर करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मर्जर या एक्विजिशन किया जाता है। बड़े पैमाने पर विलय और अधिग्रहण, मर्जर एंड एक्विजिशन, बड़े पैमाने पे करने से आप व्यापार की पुनः संरचना कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर आप बिजनेस को और अच्छे से चला सकते हैं, अन्य तालमेल बिठा सकते हैं, घरेलू कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी दक्षता स्थापित कर सकते हैं, एफिशिएंसी स्थापित कर सकते हैं। आपने देखा ना टाटा ने क्या किया, 51 बकिंगम गेट आज ग्रुप का पार्ट हो गया और टेल्को ग्रुप का पार्ट हो गया लैंड रोवर और जैगुआर। तो आपकी जो देसी कंपनियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दक्षता और प्रतिस्पर्धा के को बढ़ा सकती हैं और अपना लोहा विश्व के लेवल पे, विश्व के मंच पे मनवा सकती हैं मित्रों। दूसरी ओर विलय एवं अधिग्रहण के जरिए विदेशी कंपनियों के प्रवेश से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धी दबाव भी बढ़ गया है। इसलिए 1991 के पश्चात आप देखेंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पूर्ववर्ती समय में नहीं होते थे क्योंकि अब कंपटीशन बहुत अधिक हो गया है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए घरेलू कंपनियों पे भी अधिक दबाव है, उनको भी अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। इन कारणों से हमने देखा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का जो रोल है हमारी इकोनॉमी में कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। मित्रों, आशा करते हैं आपको जो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए अच्छे लगे होंगे, ठीक तरह से समझ में आए होंगे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए स्वयं प्रभा चैनल क्रमांक 26। हम पुनः आपसे मिलेंगे इसी कोर्स का लेक्चर नंबर 9, व्याख्यान संख्या 9 लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए स्वयं प्रभा। बहुत बहुत धन्यवाद।